हेलो फ्रेंड्स, ये आपका क्लास 12th मैथ्स का एक्सरसाइज 10.2 टॉपिक वेक्टर का ही आपका 10.2 एक्सरसाइज है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका, जैसे सपोज करो ए वेक्टर है तो इसको रिप्रेजेंट मॉडुलस से किया जाता है मैग्नीट्यूड के लिए, और निकालने का तरीका है अंडर रूट में आई जे के, आपके जो तीनों वेक्टर क्वांटिटी हैं इनका जो कॉफिशिएंट्स है, जो भी न्यूमरिक वैल्यू कॉफिशिएंट है उनका स्क्वायर्स करके एडिशन ऐड कर दीजिए, वो आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 + 1 + 1। तो ये अंडर रूट 3 आपका ए का मैग्नीट्यूड आ गया, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपका √3 आ गया। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए का मैग्नीट्यूड मैंने निकाल के भी दिखा दिया था, √3 आ गया। बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आई का कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया 4 + 49 + 9। तो इसका जब एडिशन करेंगे वो आ जाएगा अंडर रूट 62। ये आपका बी का मैग्नीट्यूड आ गया। सी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका 1/√3 का स्क्वायर 1/3, जे का कॉफिशिएंट 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम लिया तो यानी अंडर रूट 3/3 कैंसिल होके 1। तो सी का मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 आ गया, तीनों के मैग्नीट्यूड निकल गए। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कहता है राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, यानी आपके दो वेक्टर ऐसे बताने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो वो आप अपने तरफ से भी बना सकते हैं आई जे के, जैसे 1 2 3। अब ये इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वही रहेगा, आप इसमें कोई साइन नेगेटिव भी कर सकते हैं, कोई पॉजिटिव भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेक्टर तो हो ही गए। आप सपोज़ करो इसको आपने नेगेटिव कर रखा था, इसमें इसको नेगेटिव कर दीजिए, बाकी को प्लस रख दीजिए, या तीनों में से कोई सभी साइन चेंज कर सकते हैं आपके। तो ये दो वेक्टर होंगे जिसका मैग्नीट्यूड आपका सेम होगा। जैसे ए का मैग्नीट्यूड क्या नहीं हो जाएगा आपका 1 + 4 + 9, 9 × 4 = 13 और 1 14। और बी का मैग्नीट्यूड भी आपका अंडर रूट 14 आ जाएगा। आप इसके अलावा भी कोई और वेक्टर ले सकते हैं, जैसे यहाँ 1 2 3 लिया है, आप 2 3 4 ले सकते हो, या कोई 1 2 नंबर ना डाल के आई जे के 1 रख सकते हैं, तीनों की जो न्यूमेरिक वैल्यू है 1 1 रख सकते हैं। अब अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको बताना है राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन बताना है, तो उसके लिए आप सपोज़ करो तीसरा क्वेश्चन है, कोई आपका ए वेक्टर मान लिया आपने आई + जे + के, ये आपका एक वेक्टर है। और दूसरा आपका एक दूसरा वेक्टर आपने बी वेक्टर मान लिया, इसको आपने ट्वाइस में रख दिया है प्लस के। डायरेक्शन निकालने के लिए आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने होंगे इनके, डायरेक्शन कोसाइंस, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में डीसी कहा जाता है। तो डायरेक्शन कोसाइंस ए वेक्टर के आपके क्या बन जाएंगे, ये हो जाएगा, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है। मैग्नीट्यूड क्या आ गया अंडर रूट 3। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर के क्या हो जाएंगे, जो भी मैग्नीट्यूड आया है सभी को उससे डिवाइड कर दिया जाए। डिवाइड करने पे जो आपके पास ए वेक्टर बन जाएगा वो पहले आपका बनेगा, जैसे 1/√3 इस ये आई प्लस 1/√3 जे प्लस 1/√3 के, ये आपका डायरेक्शन रेशोज़ कहलाते हैं।
ये आपके डायरेक्शन रेशोज कहलाते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस इसी रेशोज के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका समेशन होता है आपका अंडर रूट में। यहाँ आपको डायरेक्शन कोसाइंस ये रिप्रेजेंट नहीं करना है, तो इसका आपने मैग्नीट्यूड निकाला था तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस 1/√3 आ जाएगा। और अगर b का निकालना है तो b में सभी में 2 हमने मान लिया था तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ b ये आपका आ जाएगा 2 आपने कॉमन लिया था और अंडर रूट में इनका 2 का स्क्वायर सभी का ऐड कर देंगे, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आपका बन गया 2/4 इंटू में 3, 2 स्क्वायर सभी से कॉमन ले लिया हमने, तो यानी इसका क्या लिख देंगे 2/2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका 1/√3 आ गया। यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि A नॉट इक्वल टू B, दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है आपके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स दिस 2i प्लस 3j एंड xi एंड yj ये आपके इक्वल्स हैं। अगर इक्वल हैं तो ये एंड के बदले इक्वल का साइन लगा देंगे, तो जब दोनों साइड कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है कि फाइंड द फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2, 1 एंड टर्मिनल पॉइंट 5 और 7। आपके 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक P पॉइंट मान लो 2 और 1, P मान लो, A मान लो, A मान लिया, B पॉइंट आपका -5 और 7 है। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर में अगर ए बी लिख रहे हैं तो बी में से ए माइनस करते हैं, यानी -5 -2 आई वेक्टर आई कैप प्लस 7 -1 जे कैप, तो 5 में से 2 ऐड कर दिया -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये आपका स्केलर कंपोनेंट्स आ गए। ये वेक्टर फॉर्म है और स्केलर कंपोनेंट्स आपके यानी जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, स्केलर कंपोनेंट आपके क्या कहलाएंगे -7 एंड 6, और वेक्टर कंपोनेंट आपके कहलाएंगे -7 आई कैप एंड 6 जे कैप, ये आपके रिप्रेजेंट हो गए। अब 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स। 3 वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, ए दे रखा है आई कैप -2j प्लस के कैप, बी वेक्टर आपको दे रखा है -2i प्लस 4j प्लस 5k कैप, और सी वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप -6j -7k कैप। अब तीनों को ऐड करना है, तो ऐड में क्या आ जाएगा, ये आपका तीनों का एडिशन हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये दोनों माइनस का, एक 2 माइनस का है, ये प्लस का 2i प्लस वाले, तो ये 0i,
और 6 और 2 8, 8 में से 4 गया -4j, 5 और 1 6 माइनस के कैप। ये आपका इनका एडिशन आ गया। अब आपका 7th क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो आपके पास वेक्टर क्या दे रखा है, ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इसका। यूनिट वेक्टर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर किसी का निकालना है तो कहलाता है ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले ए का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 4 टू ज़ा 6 यानी √6। तो आपके पास ए वेक्टर क्या आ गया 1 अपॉन में √6 आई प्लस 1 अपॉन √6 जे प्लस 2/√6 के कैप। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, 8 कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। पी क्यू की डायरेक्शन में आपको निकालना है। तो जैसे कि पी आपको पॉइंट दे रखा है 1 2 3 और क्यू पॉइंट आपको दे रखा है 4 5 और 6। तो पी क्यू आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू का मतलब कि क्यू में से पी माइनस करना है। तो 4 में से 1 माइनस किया तो आपका आ गया 3 आई, 5 में से 2 घटाया 3 जे कैप और 6 में से 3 घटाया तो 3 के कैप। ये आपके पास पी क्यू वेक्टर आ गया। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 अंडर रूट, इसको लिख देंगे 3/√3। ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। तो इसका आपका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा 3/3√3 आई कैप प्लस 3/3√3 जे कैप प्लस 3/3√3 के कैप। 3 से कैंसिल हो गए सारे, तो बच गया 1/√3 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये आपका इसका यूनिट वेक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 फॉर गिवन वेक्टर ए बी फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। आपके पास दो वेक्टर दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, ए दे रखा है आपका 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और बी वेक्टर दे रखा है -i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ए प्लस बी दोनों का एडिशन करेंगे तो ये आ गया i कैप प्लस 0j प्लस के कैप। तो अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया 1 + 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू √2। तो इनका मैग्नीट्यूड क्या हो गया इस पूरे का, वो बन गया 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया इसका आपका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। आपको एक वेक्टर दे रखा है। वेक्टर क्या दे रखा है 5i माइनस जे प्लस 2k कैप। अब आपके पास ए वेक्टर मान लो ये आपको दे रखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस 4 यानी √30। तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया ए वेक्टर अपॉन में ए का
मैग्नीट्यूड जो कि आपको दे रखा है 5i/-j+2k कैप में √30। अब उसने सवाल में कहा है कि विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। अगर मैग्नीट्यूड उसका 8 यूनिट कर दिया जाए, यानी 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और 8 से इसको, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 40/√30 i कैप -8/√30 j कैप प्लस 16/√30 k कैप। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11th, शो दैट द वेक्टर, दो वेक्टर दे रखे हैं और ये आपके कोलिनियर हैं, ये आपको शो करना है। तो कोलिनियर के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये पॉइंट, वो आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, सपोज करो ए वेक्टर मान लिया हमने 2 है, 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप, और एक बी वेक्टर दे रखा है -4i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप। और ये कोलिनियर दिखाने हैं, तो आपको क्या करना है, बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए वेक्टर। तो आपने बेसिकली लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पुट करेंगे। अगर इस वेक्टर में देखा जाए तो 2 अगर कॉमन लेते हैं, -2 अगर कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इससे आपका पूरा ये कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -2। सो द वेक्टर आर कोलिनियर। ठीक है, यानी क्या कहेंगे इसको, वेक्टर कोलिनियर है। यानी आपका अगर ये इक्वेशन आपने 2 कॉमन ले लेते तो ये रिप्रेजेंट यहीं पर हो जाता कि बी आपका है लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, वो भी हमने ऊपर यहाँ लिख ही दिया था। चलो, आपका लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब निकालना है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। डायरेक्शन कोसाइंस यानी क्वेश्चन नंबर 12। आपके पास i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आपका कोई ए वेक्टर दे रखा है। तो आप इसका पहले यूनिट वेक्टर निकाल लें। क्या बन गया, 1 + 4 + 9 √14। तो अब इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं आपने। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, जो भी आपका पहले डायरेक्शन रेशो की फॉर्म में लिख लो, उसके बाद जो भी कोफिशिएंट होगा, यानी अगर इसको हम लिखेंगे तो 1/√14, 2/√14 और 3/√14, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। अगर डायरेक्शन रेशोज़ में लिखने हैं तो वो आपका 1/√14i प्लस 2/√14j प्लस 3/√14k। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन रेशोज़ का यहाँ कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, तो इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम यूनिट वेक्टर निकालते थे, ये वही चीज़ है। तो हमें यूनिट वेक्टर ना पूछ के डायरेक्शन कोसाइंस पूछे हैं, तो इनके जो कोफिशिएंट्स होते वो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब निकालना है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। यानी क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास ए पॉइंट दे रखा है 1 2 -3, बी दे रखा है -1 -2 1। ए बी की फॉर्म में आपको वेक्टर ज्वाइन करना है। तो क्या बन गया, जैसे बताया था कि ए बी फ्रॉम ए टू बी जोड़ना है, तो आपको ऐड -1 से 1, ये ऐड किया i प्लस
-2 j +1 -3 यानी +3 हो जाएगा k। तो वेक्टर क्या बन गया, -2i कैप -4j कैप +4k कैप, ये आपका वेक्टर ए बी आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट में 4 + 16 + 16 16 16 32 और 6 36 विच इज़ इक्वल टू 6। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, -2/6 -4/6 और 4/6। अब इसको आप काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, 2 1 जा 1 2 2 जा 3 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो जो आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस बन गए -1/3 -2/3 और 2/3, ये आपका आंसर हो गया इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपका, शो दैट द वेक्टर दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX OY और OZ। आपके पास 3 प्लेन हैं, X Y और Z, और ये कोई पॉइंट आपने वो मान लिया है, तो ये तीनों पे इंक्लाइंड है। तो सबसे पहले क्या वेक्टर दे रखा है, I + j कैप + k कैप। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर इसको ए वेक्टर मानते हैं तो अंडर रूट 3। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए आपके 1/√3 1/√3 1/√3, तीनों के कोफिशिएंट्स, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। अब इंक्लाइंड के लिए आपको क्या करना है, कॉस थीटा, या तीनों के एंगल्स अलग अलग दिखाने हैं तो कॉस अल्फ़ा = 1/√3, कॉस बीटा आपका 1/√3 और कॉस गामा 1/√3। सो द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द OX OY एंड OZ। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कहता है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट P एंड Q हुज वेक्टर आर। आपके पास 2 वेक्टर दे रखे हैं, I 2j -k कैप, ए वेक्टर मान ले इसको। बी वेक्टर दे रखा है -i कैप + j कैप + k कैप, और रेशो इनका दे रखा है 2:1। अब आपको फर्स्ट इंटरनली पूछा है और सेकंड आपका एक्सटर्नली है। तो ये सेक्शन फार्मूला जो आपने 10th में पढ़ा था उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट निकालते हैं इंटरनली तो क्या मानेंगे, कोई पॉइंट अगर O मान लेते हैं तो जो इंटरनली होगा पोजीशन वेक्टर आपका फर्स्ट, तो यानी OA वेक्टर क्या बन जाएगा, इंटरनली है तो सेक्शन फार्मूला आपने पढ़ा होगा 10th में कि डिनोमिनेटर में आपका जो रेशो दिया होता है वो ऐड हो जाता है, यानी 2 अगर A और B मानते हैं तो 2 ऑफ माइनस वाला यानी -i + j + k कैप प्लस में रेशो ऑफ 1 A वेक्टर यानी I + 2j - k कैप अपॉन में रेशो जो आपको दिए हैं उनका ऐड कर देंगे 2 + 1। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे -2 और +1 तो ये आपका हो गया -i, फिर 2 और 2 4 +4j 2k - k + k अपॉन में 3,
ये आपका इंटरनली आ गया। और इनको अगर अलग अलग करना चाहें, ओ ए वेक्टर को अगर अलग अलग रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारा क्या बन जाएगा, ओ ए ये बन जाएगा -1/3 i प्लस 4/3 j प्लस 1/3 k। ये आपका ये आ गया। एक्सटर्नली होगा, सेकंड पॉइंट जो आपका बोला है उसने, एक्सटर्नली में सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ आपका माइनस आ जाएगा, यानी 2/-i प्लस j प्लस k कैप, माइनस में रेशो फर्स्ट 1/i प्लस 2j माइनस k कैप अपॉन में 2-1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन गया हमारे पास, -2-1 यानी 3i, 2 और 2 0 यानी प्लस 0j और 2k माइनस यानी प्लस 3k अपॉन में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 0 वाला आपका 0 हो गया, तो ये आपका बच गया सारा। सेक्शन फार्मूला अगर आपको ध्यान नहीं हो रहा है तो 10th में कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, ये कोई x1 x2 x1 y1 x2 y2 और एक कोई पॉइंट m और m1 और m2, इस तरह से आपने पढ़ा था। तो इंटरनली के लिए क्या होता है, x का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, और y का निकालना होगा तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो इंटरनली के लिए आता था। एक्सटर्नली के लिए अगर आपने करना है तो एक्सटर्नली में ये वाला चीज़ माइनस हो जाता है, ये वाला चीज़ माइनस हो जाता है, बाकी सब चीज़ें आपका सेम रहता है। जहाँ प्लस थे वो एक्सटर्नली में माइनस हो जाएगा, इंटरनली में प्लस रहेगा। ठीक है, एक्सटर्नली में ये सारी चीज़ें माइनस की हो जाएंगी। ये 10th में आपने पढ़े थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। आपके पास 2 पॉइंट दे रखे हैं। 16वां क्वेश्चन, P पॉइंट है 2 3 4, Q पॉइंट है 4 1 और -2। तो आपके QR वेक्टर कोई मान ले PQ है, तो कोई पॉइंट आपका मिड पॉइंट के लिए कोई एक दूसरे पॉइंट की ज़रूरत होगी। मान लो वो कोई पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट के बीच में मिड पॉइंट का काम कर रहा है। तो OP कोई पॉइंट अगर मानते हैं, यानी OP क्या हो जाएगा आपके पास, दोनों का समीशन करके 2 से डिवाइड कर देगा वो। ठीक है, मिड पॉइंट आपका क्या होता था, जैसे सपोज़ करो ये 2 पॉइंट आपके पास x1 y1 और x2 y2 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए x का फॉर्मूला क्या होता था, दोनों के कोऑर्डिनेट जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, और ऐसे y का दोनों कोऑर्डिनेट जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तो इसमें लेट कर लो, कोई r मान लो या कोई a मान लो, आप लेट ए मान लेते हैं। ए आपका कोई पोजीशन वेक्टर है जो इनके मिड पॉइंट का काम करता है। तो आपके पास ओ ए क्या बन जाएगा आपका, ओ ए आपका जो मिड पॉइंट वाला है, यानी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस में Q वाला पॉइंट जो दिया है 4i प्लस j माइनस 2k डिवाइडेड बाय 2। इनको सिंपली ऐड कर दें, 4 और 2 6, 6 बटे, यानी पहले इस तरह से लिख दो
3 और 1 4j, 4 में से 2 गया, 2 के बटे में 2, डिवाइड किया 3i प्लस 2j प्लस k कैप, ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, ये 16 था। 17 है आपका। 17 कहता है शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द वेक्टर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपके पास तीन पॉइंट दे रखे हैं, उनके पोजीशन वेक्टर हैं। अब शो करना है कि ये वर्टिसेस हैं किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के। तो क्वेश्चन नंबर 17, ए बी सी आपके पास 3 दे रखे हैं। तो ए बी क्या हो जाएगा आपके पास, मान लो कोई ए पॉइंट आपका दे रखा है, वो 3i माइनस 4j माइनस 4k बी दे रखा है, और ऐसे ही सी दे रखा है। तो ए बी क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, यानी बी था 2i माइनस जे प्लस के, सी था i माइनस 3j माइनस 5k। तो ए बी क्या हो जाएगा, बी में से ए माइनस करेंगे, तो बी में से ए माइनस किया तो माइनस आई माइनस 5j माइनस 5 नहीं आएगा, माइनस आई है तो ये माइनस माइनस प्लस, ये 3 हो जाएगा, प्लस 3j, और ये प्लस का है आपका b, और ये 4 माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 5k हो जाएगा। बी सी वेक्टर क्या बन जाएगा, सी में से ये माइनस किया तो माइनस आई माइनस 2 माइनस 2j, और ये 5 था आपका, तो 5 में से 1 गया 4, माइनस का सी आपका माइनस का है तो माइनस माइनस 6 आपका बी सी आ गया। और सी ए वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, ए में से सी घटाएंगे तो 3 में से 1 गया 2 आई माइनस 4 में से प्लस 3 घटाया तो ये आपका आ गया माइनस जे, और माइनस 4 में से माइनस 5 घटाया तो यानी 5 प्लस का बन गया, तो वो आ गया आपका के पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इनका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड ये निकल जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 25, 25 9 34 और 1 35, अंडर रूट 35। अब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल का हमें बताना है तो इनके साइड्स का स्क्वायर निकाल लेंगे, तो ये स्क्वायर निकालेंगे तो ये अंडर रूट इसका हट जाएगा, यानी 35 आ जाएगा। ऐसे ही बी सी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर में निकालेंगे तो 6, इसको अलग से कर लो आप। ए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालेंगे, कोई राइट एंगल ट्रायंगल बताना है आपने, तो ये आपका आ जाएगा 35। बी सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 36, 36 4 40 और 1 41 आ गया। और सी ए का आपका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस 1 सी ए, यानी 4 प्लस 1 प्लस 1 6 ये आ जाएगा। तब राइट एंगल ट्रायंगल का क्या अर्थ मतलब होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपका राइट एंगल की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 35 और 6 को ऐड करते हैं तो 41 के बराबर आता है, तो ये राइट एंगल की प्रॉपर्टी है।
ये आपका राइट एंगल का प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इन ट्राइंगल ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अगर ट्राइंगल ए बी सी है उसमें से कौन सा आपका ट्रू है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है एक ट्राइंगल आपके पास बना हुआ है ए बी सी, इसमें आपकी डायरेक्शन दिखाता है और ये इस तरह से। तो इसमें एक फर्स्ट पार्ट आपका क्या कहता है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ज़ीरो, ये आपको शो करना है, ट्रू बताना है कि ट्रू कौन सा नहीं है। तो वो देखना है। तो यानी ए बी प्लस बी सी और सी ए को अगर ए सी में कन्वर्ट करना हो, ए सी में करना हो तो नेगेटिव साइन चला आएगा आपका ये इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यानी इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपका ये बनता है ए सी। अब इसका अगर ए सी का आपको सी ए में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा माइनस में सी ए। अब माइनस वाला अगर इधर लेके आएंगे तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू में ज़ीरो, यानी फर्स्ट पॉइंट आपका ट्रू है। अब सेकंड पॉइंट आपका क्या कहता है, सेकंड पॉइंट आपको बोलता है कि ए बी प्लस बी सी माइनस ऑफ ए सी इक्वल टू ज़ीरो, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके अकॉर्डिंग ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आपका ये था। अब इसको अगर आप नेगेटिव या इसी को वापसी यहाँ ले आते हैं तो ए बी प्लस बी सी माइनस ऑफ ए सी इक्वल टू ज़ीरो, ये भी आपका ट्रू है। तो सी पार्ट इसका क्या कह रहा है, या सी पार्ट कहता है ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए क्या करना है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ज़ीरो था। अब अगर इसमें से कोई साइन चेंज करते हैं, अब ये हमने ऊपर प्रूफ कर दिया है कि ये ट्रू है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये पार्ट फॉल्स होता है, ठीक है। और सी पार्ट के लिए क्या करना है, डी पार्ट डी पार्ट में कह रहा है ए बी वेक्टर माइनस सी बी प्लस सी ए इक्वल टू ज़ीरो, ये आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको लेट करना पड़ेगा, लेट ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू ज़ीरो। अगर लेट करते हैं तो ए सी आपका सी ए के इक्वल आ जाएगा। तो दोनों को अगर सेम करना है तो ए सी इक्वल टू माइनस ऑफ ए सी वैक्टर, इधर आके ये प्लस में टू ए सी वैक्टर इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या होगा, ए सी इक्वल टू ज़ीरो विच इज़ नॉट ट्रू। तो इसलिए आपका सी पॉइंट फॉल्स कहा जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या कहता है, इफ़ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। आपके ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर हैं, तो कौन सा पॉइंट आपका करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। तो इसके लिए 19th क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, इफ़ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर दे आर पैरेलल, तो बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए वेक्टर स्केलर में है। तो अगर इफ़
लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1 देन ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर। अगर मान लिया इफ़ ए वेक्टर आपका a1 i a2 j प्लस a3 k कैप है और बी वेक्टर मान लिया b1 i b2 j प्लस b3 k कैप है, तो अब दोनों का अगर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, यानी b लैम्डा इक्वल लैम्डा टाइम्स ए इसमें पुट करते हैं तो क्या बन गया b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a1 i a2 j प्लस a3 k। तो अब इक्वल में अगर इसको रखते हैं, इक्वल करेंगे तो b1 इक्वल टू लैम्डा ऑफ a1 कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, b2 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a2 और b3 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a3। तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, b1 बाय a1 b2 बाय a2 c3 बाय a3 इक्वल टू के लैम्डा के बराबर। सो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल हैं, बट ए एंड बी हैव डिफरेंट डायरेक्शन। सो द स्टेटमेंट डी आपका जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स कहा जाएगा। इसी के साथ आपका 10.2 एक्सरसाइज फिनिश होती है।